वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको आज तक बोलिंगर बैंड को ट्रेड करना नहीं आता था या थोड़ा सा बोलिंगर बैंड के बारे में पता था या अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बोलिंगर बैंड क्या होता है, बोलिंगर बैंड को एक्चुअल मार्केट में यूज कैसे करते हैं, 7 पावरफुल स्ट्रेटजीज ऑफ बोलिंगर बैंड। उसके बाद हम देखेंगे कि बोलिंगर बैंड को अदर इंडिकेटर्स के साथ हम कैसे यूज करते हैं और लास्ट पर हम देखेंगे कि बोलिंगर बैंड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैसे यूज करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 25, तो वो कंप्लीट कर दें। बोलिंगर बैंड की अगर हम बात करें तो ये एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर्स में RSI देखा था, मूविंग एवरेज देखा था, जैसे वो इंडिकेटर्स हैं वैसे ही बोलिंगर बैंड भी एक इंडिकेटर है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इसे डेवलप करने वाले थे जॉन बोलिंगर, जिन्होंने इसे डेवलप किया था 1980s में। यहाँ पर आप नीचे इमेज में देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पर मैंने एक इंडिकेटर ड्रा किया है। इस इंडिकेटर में एक अपर लाइन है जो कि रेड कलर की है, फिर एक मिडल लाइन है जो कि ब्लू कलर की है, फिर और एक नीचे रेड लाइन है। तो ये 3 लाइनें मिलकर एक बोलिंगर बैंड बनाती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बोलिंगर बैंड जो है वो 3 लाइन्स का बना होता है। बोलिंगर बैंड को चार्ट पे ड्रा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है BB, या आप पूरा बोलिंगर बैंड भी लिख सकते हो। और जो यहाँ पर पहला आ रहा है यानी कि बोलिंगर बैंड, आपको इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि हमारे चार्ट पे बोलिंगर बैंड ड्रा हुआ है। आपको फिर इसकी सेटिंग्स में आना है यहाँ पर और आपको इनपुट्स में आना है और यहाँ पर आपको लेंथ 20 ही रखनी है। सोर्स आपको क्लोज रखना है, या तो मैं ज़्यादातर टाइम्स HL2 प्रेफर करता हूँ, जो कि मैंने आपको RSI की वीडियो में समझाया था कि मैं HL2 क्यों यूज़ करता हूँ। यहाँ पर फिर STDEV, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपको 2 ही रखना है, जो कि हम आगे समझेंगे। स्टाइल में आपको यहाँ पर बेसिक है, ये है 20 डे मूविंग एवरेज की सेटिंग्स। ये जो है ये ऑरेंज कलर की है, ये आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पर। और इसकी विड्थ जो है यहाँ पर, थिकनेस जो है वो आपको लेवल 3 पे रखनी है यहाँ पर, या आप लेवल 2 पर भी रख सकते हो। फिर हम अपर बैंड को हम रेड कलर में चेंज करेंगे, इसकी थिकनेस हम लेवल 2 पर या लेवल 3 पर रखेंगे, लेवल 2 ही प्रेफर हम करेंगे। फिर हम लोअर बैंड का कलर भी है जो रेड ही रखेंगे, पर इसकी थिकनेस भी हम लेवल 2 पर ही रखेंगे। इसके बाद आपको बाकी सेम ही रखना है। वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पर करना है इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि आपका बोलिंगर बैंड जो है वो परफेक्टली ड्रा हुआ है। अगर हम इसे अब डिलीट करें, फिर से अगर हम इस बोलिंगर बैंड को ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमने डिफ़ॉल्ट रखा था उसी तरह से ये फिर से ड्रा हो गया। अभी तक हमने देखा कि जो बोलिंगर बैंड है वो 3 लाइन्स का बना होता है जब हम इसे प्राइस चार्ट पर ड्रा करते हैं। इसमें जो मिडल लाइन होती है वो होती है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि जो इस बोलिंगर बैंड में ये ब्लू लाइन है जो कि सेंटर में है वो होती है 20 डेज SMA, यानी कि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज होती है। और जो इसमें अपर और लोअर बैंड होते हैं वो हम ड्रा करते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव और बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि ये जो यहाँ पर अप ऊपर वाली रेड लाइन है इसे हम अपर बैंड कहते हैं और जो नीचे वाली लाइन है इसे हम लोअर बैंड कहते हैं। और इसे ड्रा करते हैं हम इसी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से। जब हम इस पे +2 स्टैंडर्ड डिविएशन डालते हैं तो उसे हम अपर बैंड कहते हैं, और जब हम इस पे -2 स्टैंडर्ड डिविएशन डालते हैं तो इस पे लोअर बैंड प्लॉट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन होती क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो हमें बताता है कि मीन से या एवरेज प्राइस से डाटा कितना दूर जा रहा है। इन केस ऑफ बोलिंगर बैंड ये हमें बताता है कि वॉलेटिलिटी प्राइसेस में कितनी है, यानी कि प्राइस जो है वो मीन से कितना दूर जा रहे हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो कितना दूर जा रहे हैं, ये हमें बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर हम बोलिंगर बैंड में एक ही स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे, यानी कि +1 स्टैंडर्ड डिविएशन और -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें जो एरिया कवर होगा वो होता है 65%, 68% होता है वो। लेकिन अब जब हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, यानी कि +2 स्टैंडर्ड डिविएशन और -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें जो एरिया कवर होता है वो होता है 95%, यानी कि
जब भी प्राइस मूव करता है बोलिंगर बैंड में, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि 95% टाइम में जो प्राइस है वो बोलिंगर बैंड के अंदर ही रहेगा। इसलिए हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस लेते हैं। अगर हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे तो वो हमें बताएगा कि 100% टाइम में जो है प्राइस बोलिंगर बैंड के अंदर ही रहेगा। लेकिन हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि 5% टाइम्स मार्केट कुछ भी हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। इसलिए हम 2 ही स्टैंडर्ड डिविएशंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये अपर बैंड होता है वो हाईएस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस जो है एसेट का रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन रिसेंट वॉलेटिलिटी। सिमिलरली लोअर बैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोवेस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर हम इसे चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम्स जो प्राइस है वो इस बोलिंगर बैंड के अंदर ही रहा है। यहाँ पर ये इससे बाहर गया है, यहाँ पर थोड़ा इससे बाहर गया है, लेकिन ज़्यादा ही सिमिलर और यहाँ पर भी इससे थोड़ा बाहर गया है। लेकिन 95% टाइम जो है ये प्राइस बोलिंगर बैंड के अंदर ही रहता है। जब भी इससे बाहर निकलता है तो हमें रिवर्सल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिन्हें हम आगे समझेंगे। बोलिंगर बैंड को यूज़ करते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस की वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए। इसका मतलब होता है कि प्राइसेस कितने वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है वो हम मेजर करते हैं बोलिंगर बैंड से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वॉलेटिलिटी होती क्या है। तो वॉलेटिलिटी एक रेट है कि प्राइस ऑफ द स्टॉक या प्राइस ऑफ द एसेट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड। आसान भाषा में समझे तो प्राइसेस टाइम के साथ कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो हमें वॉलेटिलिटी दिखाती है। फॉर एग्जांपल एक प्राइस नीचे से इतना ऊपर गया, फिर इतना डाउन आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है प्राइस इधर जा रहा है, फिर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये 2 रेंजेस है, पहली वाली रेंज है, ये सेकंड वाली रेंज है। तो पहली वाली रेंज में क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है वो बड़ा मूवमेंट दे रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर से बड़ा मूवमेंट दे रहे हैं। दूसरे वाली कंडीशन में प्राइस मूवमेंट दे रहा है लेकिन बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो दूसरे वाले सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कम है, पहली सिचुएशन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बोलिंगर बैंड के केस में क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी कम होती है यानी कि डिक्रीज वॉलेटिलिटी होती है तो बोलिंगर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बोलिंगर बैंड जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो ये हमें बोलिंगर बैंड्स दिखाते हैं कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन कितना है। फॉर एग्जांपल हम और एक सिचुएशन लेते हैं यहाँ पर, और दूसरी सिचुएशन। तो वॉलेटाइल प्राइसेस कहाँ पर है, जो पहली कंडीशन है यहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है प्राइसेस में, दूसरी कंडीशन जो है इसमें वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि सिंपल में अगर हम समझे प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है वो उसे हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, अगर कम फ्लक्चुएशन आता है तो कम वॉलेटिलिटी होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर वॉलेटिलिटी हाई होगी तो जो बैंड है वो एक्सपैंड होगा, और जब वॉलेटिलिटी लो होगी तो बोलिंगर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जब लो वॉलेटिलिटी होगी तब हम अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग, जब वॉलेटिलिटी हाई होगी तब हम ट्रेड्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लो वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस में घुसना तो बेवकूफ़ी है क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें ये ऑप्शंस में भी हेल्प करता है बोलिंगर बैंड वॉलेटिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको पता होगा कि ऑप्शंस में हमें मोमेंटम चाहिए होता है, अगर वॉलेटिलिटी कम है तो मोमेंटम नहीं आएगा, तो वहाँ पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। अब और एक बात है कि इसे हम यूज़ करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में। वो हम आगे स्ट्रैटेजीज़ में देखेंगे कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं और इसकी स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी है। अब हम देखेंगे कि बोलिंगर बैंड को टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बोलिंगर बैंड का यूज़ करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम आरएसआई को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो वाली स्ट्रैटेजी हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज़ करते हैं। बाकी इंट्राडे में अगर आप वो यूज़ करोगे तो आप बैकरप्ट हो जाओगे। अगर आपने वो आरएसआई वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट समझा है कि बोलिंगर बैंड्स को हम यूज़ करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स हम आइडेंटिफाई करने के लिए। जब बोलिंगर बैंड जो है वो अपर बैंड के नज़दीक आएगा तो हम समझते हैं कि एक एसेट जो है वो ओवरबॉट है और एक प्राइस करेक्शन जो है वो आने वाली है।
सिमिलरली जब प्राइस जो है वो लोअर बैंड के नज़दीक आ जाता है तो हम समझते हैं कि ओवरसोल्ड रीजन आ चुका है और ये प्राइस में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। इसे अगर हम एग्जांपल से समझे तो आपको मैंने कहा था कि 95% टाइम जो है प्राइस बॉलिंगर बैंड के अंदर ही रहता है। तो अगर ये एक बॉलिंगर बैंड है तो जब भी प्राइस जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा तो एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो बाउंस बैक करेंगे और नीचे आएंगे। सिमिलरली जब यहाँ पर प्राइस पहुँचता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको तभी यूज़ करनी है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और प्राइसेस एक साइडवेज ट्रेंड में होगी। ऐसे प्राइसेस चल रहे होंगे साइडवेज ट्रेंड में, तब ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। वॉलेटिलिटी आपको इसलिए चाहिए ताकि आपको बड़ा मूव मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो ये अपर बैंड है वो बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड है और ये बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड है। जब भी अपर बैंड पे आ जाएगी तो हम समझेंगे प्राइस जो है वो ओवरबॉट रीजन में है और जब नीचे आएंगे तो वो हम समझेंगे ये प्राइस ओवरसोल्ड रीजन में है। तो नीचे हम बाई करेंगे और ऊपर हम सेल करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको तभी यूज़ करती है जब मार्केट एक साइडवेज जोन में होगा लेकिन जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर भी एक मैं रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाता हूँ। ये भी एक रेंज बाउंड मोमेंट है लेकिन यहाँ पर क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इस सिचुएशन में हम ये वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट एक ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, तब भी ये वाली स्ट्रैटेजी हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और जो यहाँ पर डेट है वो 25 अप्रैल है, जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है वो ठीक ठाक थी लेकिन जो मार्केट है वो एक साइडवेज रेंज में चल रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस थी और यहाँ पर सपोर्ट था। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है वो बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड को टच कर रहा है और यहाँ पर ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड रीजन में जा रहे हैं। यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे ही इस कैंडल का जो है हाई वो ब्रेक होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली और सिमिलरली हमें यहाँ पर भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये वाली स्ट्रैटेजी हम तभी यूज़ करेंगे जब मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में होगा और वॉलेटिलिटी जो है वो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होगी। एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसी चार्ट में और एक एग्जांपल देखें जहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 13 अप्रैल 2023 का चार्ट है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक साइडवेज मोमेंट में जा रहे थे लेकिन यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पर हम ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी इसलिए हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं करते। सिमिलरली आगे हम जाएंगे, यहाँ पर भी जो है वॉलेटिलिटी वो बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि जो बॉलिंगर बैंड है वो कंट्रैक्शन में था। फिर जैसे ही बॉलिंगर बैंड एक्सपेक्ट होता है यहाँ पर हम दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे बॉलिंगर बैंड की स्ट्रैटेजी जो कि हम रियल मार्केट में यूज़ करते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में और ऑप्शन ट्रेडिंग में। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी बॉलिंगर बैंड कंट्रैक्शन स्ट्रैटेजी। दूसरी जो स्ट्रैटेजी होगी वो होगी बॉलिंगर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तीसरी स्ट्रैटेजी है वो है बॉलिंगर बैंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी और जो फोर्थ स्ट्रैटेजी होगी वो होगी बॉलिंगर बैंड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। अगर हम बॉलिंगर बैंड कंट्रैक्शन स्ट्रैटेजी की बात करें तो अगर आपको याद होगा जब भी बॉलिंगर बैंड जो है वो नैरो रेंज में आ जाता है एक कंट्रैक्शन देता है और वहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, तब एक ब्रेकआउट जो है वो इमिनेंट होता है। इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल एक मार्केट जो है वो मोमेंट दे रहा है बड़ा सा, फिर क्या होता है कि मार्केट जो है उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है और जो प्राइसेस का मोमेंट है वो कम होने लगता है। यहाँ पर जो बॉलिंगर बैंड है वो पहले होता है एक्सपेंड, फिर वो कंट्रैक्ट होने लगता है और जैसे ये एक नैरो रेंज में आ जाता है कि ये ब्रेकआउट जो है वो एक्सपेक्ट होता है, या तो वो ब्रेकआउट ऊपर साइड का होगा या तो वो ब्रेकआउट नीचे साइड का होगा। यानी कि जब भी आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है और जो बॉलिंगर बैंड जो है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, आपको उस टाइम में ट्रेड नहीं लेना है, आपको ब्रेकआउट का जो है वो वेट करना है। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और जो इस वक्त डेट है वो है 26
अप्रैल का मैंने ये चार्ट खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी और जो बॉलिंगर बैंड है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर हम इसी चार्ट में आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस की वॉलेटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी और जो बॉलिंगर बैंड्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे ही इस बॉलिंगर बैंड उसका जो है ब्रेकआउट हुआ फिर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो आप इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जब भी एक स्टॉक या इंडेक्स आपको लगे कि इसकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है और जो बैंड्स है बॉलिंगर बैंड्स के वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर जिस साइड जो है ब्रेकआउट होगा आपको उस साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जो कि अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बॉलिंगर बैंड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है जब मैंने पिछली आपको स्ट्रैटेजी समझाई कि जब बॉलिंगर बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है फिर एक साइड का ब्रेकआउट जो है वो एमिनेंट होता है, यानी कि एक साइड का ब्रेकआउट जो वो कन्फर्म होता है। अगर प्राइसेस अपर बैंड को ब्रेक करेगी तो ये हमें सिग्नल करता है कि बुलिश ट्रेंड आने वाला है और हम बाइंग के जो है वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर प्राइसेस जो है वो ब्रेक करेंगे बिलो द लोअर बैंड तो वो हमें सिग्नल करता है बेयरिश ट्रेंड का और वहाँ पर हम एसेट को जो है वो सेल करेंगे। एसेट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कोई भी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या फॉरेक्स में भी आप इस स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बॉलिंगर बैंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। इस वाली स्ट्रैटेजी में क्या होता है जब एक मार्केट जो है वो जब एक मार्केट वोलेटाइल मार्केट होता है और मार्केट में जो है वो बड़े मोमेंटम एक्सपेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर जब अपर बैंड को प्राइस टच करेगा तो आपको सेलिंग के ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं और जब लोअर बैंड को टच करेगा तो आपको बाइंग के ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। ये वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही समझाई थी कि ये वाली स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में यूज़ होती है जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम इस वाली स्ट्रैटेजी को ट्रेंडिंग मार्केट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, जब भी अपर बैंड पर प्राइस आएगी तो हम समझते हैं कि प्राइस जो है वो ओवरबॉट है और जब प्राइस जो है वो लोअर बैंड पर आएगी तो हम वहाँ पर समझते हैं कि प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड है और हम वहाँ पर बाइंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मार्केट में जो है वो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने चाहिए। अगर मार्केट जो है एक बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में है तो वहाँ पर ये वाली स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है और ये वाली स्ट्रैटेजी आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज़ नहीं करनी है। जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बॉलिंगर बैंड विद ट्रेंड। हम बॉलिंगर बैंड को एक ट्रेंडिंग मूव में कैसे यूज़ करते हैं। जब एक मार्केट जो है वो अपवर्ड होता है यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में होता है यानी कि अप ट्रेंड में होता है तब हम बाई करते हैं जब प्राइस टच करता है मिडल बैंड को, यानी कि जब भी एक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होता है और जब वो 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा यहाँ पर हम बाई करेंगे। फिर हम सेल कहाँ करते हैं, जैसे ही प्राइस फिर से बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड को टच करेगा। और जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा यहाँ पर हम सेल करेंगे और इसे हम दोबारा बाय करेंगे कहाँ तक, जब ये लोअर बैंड को टच करेगी। तो ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं जब एक मार्केट जो है वो ट्रेंड में होता है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम हमेशा फोकस करेंगे बाइंग पे, हम यहाँ पर सेलिंग के ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जब मार्केट वो डाउन ट्रेंड में होगा तो वहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे सेलिंग पे, वहाँ पर हम बाइंग के ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करें। अगर हम अब इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं कि जब भी प्राइस इस 20 मूविंग एवरेज के पास आया है बॉलिंगर बैंड की, इसने यहाँ से जो है वो कंटिन्यूस पुल बैक दिया है। यहाँ पर प्राइस आया था फिर से ऊपर गया है, यहाँ पर आया है फिर से ऊपर गया है और यहाँ पर जो ये प्राइस पैटर्न है इसने एंगल्फिंग कैंडल भी बनाया है। तो यहाँ पर ये एक पावरफुल रिवर्सल कैंडल है जिसके बाद प्राइसेस फिर से जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर हम इसी में चेक करें, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो इस 20 मूविंग एवरेज के पास आए थे और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है जिसकी टॉप पे आपको बाई करना है जैसे ये क्लोज होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे ही प्राइस इस 20 मूविंग एवरेज के पास आया है इसने फिर से ये एक पुल बैक दिया है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और पहली बात तो ये कि यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही थी क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल रहा था। यहाँ पर भी हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है 20 मूविंग एवरेज के पास, तो यहाँ पर भी ये पावरफुल सिग्नल है।
सिमिलरली यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर वर्क करती है। खासकर जब एक स्टॉक या इंडेक्स एक पावरफुल अप ट्रेंड में होता है तो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। सिमिलरली अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस 20 मूविंग एवरेज के पास आती है, फिर प्राइस जो कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं। यहाँ पर जो है बोलिंगर बैंड की कंट्रैक्शन हुई है और जैसे ही इस बोलिंगर बैंड का ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस कंटिन्यूसली फिर ऊपर गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है बोलिंगर बैंड ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसे ट्रेडिंग में यूज़ करके मैंने सबसे पहले प्रॉफिट्स कमाए थे। ये वो पहली स्ट्रैटेजी है जिसे मैं यूज़ करता था और मेरे प्रॉफिट्स होना शुरू हुए थे। ये स्ट्रैटेजी हम कब यूज़ करते हैं? जब एक मार्केट में बड़ा मूव आया होता है लेकिन हमने वो मूव मिस किया होता है या हम मार्केट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तब हम इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट कैंडल हमें देखना है कि आउटसाइड बोलिंगर बैंड होना चाहिए। पहली शर्त इसमें यही है कि जो लास्ट कैंडल है वो कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड द बोलिंगर बैंड। वो उसकी विक हो सकती है, थोड़ी सी बॉडी हो सकती है या पूरा कैंडल हो सकता है। और जो ये कैंडल है या जो ये रिवर्सल है वो या तो किसी की सपोर्ट पे आना चाहिए या की रेजिस्टेंस एरिया पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो हम जो की रेजिस्टेंस एरिया होगा वहाँ पर हम ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एक मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है तो हम एक की सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पर ये शर्तें जो है वो लागू करेंगे और हम देखेंगे क्या वो आउटसाइड बोलिंगर बैंड कैंडल बन रहा है। और सिमिलरली जो रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए यहाँ पर वो या तो हैमर होना चाहिए, शूटिंग स्टार होना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग डोज स्टार होना चाहिए, या तो वो एनगल्फिंग कैंडल्स होनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी कैंडल हो तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको बेटर सिग्नल मिलेगा अगर आरएसआई जो है वो डाइवर्जेंस भी दिखा रही है, आपको इन सबको कंबाइन करना है। यानी कि जो लास्ट कैंडल होना चाहिए उसकी बॉडी विक या वो पूरा कैंडल जो है वो आउटसाइड बोलिंगर बैंड होना चाहिए। दूसरा, रिवर्सल जहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं वो या तो की सपोर्ट एरिया होना चाहिए या तो की रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। जो रिजेक्शन कैंडल है वो या तो हैमर होना चाहिए या तो शूटिंग स्टार होना चाहिए या तो मॉर्निंग और इवनिंग डोज स्टार होना चाहिए या तो बुलिश एनगल्फिंग या बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आरएसआई भी डाइवर्जेंस दिखा रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब हम इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पर देखेंगे कि हम इसे एग्जीक्यूट कहाँ पर कर सकते हैं और हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थे या एक डाउन मूव में थे। फिर यहाँ पर जो ये कैंडल है, ये दो कैंडल्स लास्ट की वो बोलिंगर बैंड से बाहर आई है। यहाँ पर भी एक दो कैंडल्स जो है वो बोलिंगर बैंड से बाहर आई है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो ये रिजेक्शन कैंडल है या ये ग्रीन कैंडल है वो इन द फॉर्म ऑफ एनगल्फिंग कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल जो है वो इस रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर रही है, यानी कि यहाँ पर हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिली है। तो हम इसके हाई पे ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा वो स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो इस 20 मूविंग एवरेज तक होगा। फिर यहाँ पर हम थोड़ी पार्शल पोजीशन बुक करेंगे और जो हम नेक्स्ट 50% है वो हम अपर बैंड तक ले जाएंगे ट्रेल करके। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव में थे और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल जो है वो बना है इन्वर्टेड हैमर, आउटसाइड द बोलिंगर बैंड बना है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो एनगल्फिंग पार फिर से यहाँ पर बनी है। यानी कि इन दो कैंडल्स को मिला के हम यहाँ पर फिर से ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो कि हमारा फिर से सक्सेसफुल ट्रेड हुआ है। आपको इस स्ट्रैटेजी को बहुत बार देखना है कि ये वर्क करती है या नहीं करनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आउटसाइड द बोलिंगर बैंड एक हैमर बना है, लेकिन इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। स्टिल आप कहोगे कि हैमर बना है, हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। हम यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं ले सकते, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नैरो रेंज थी और जो बोलिंगर बैंड है उसका ताज़ा जो है वो ब्रेकआउट हुआ था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, फिर यहाँ पर हम इस हैमर को ट्रेड
नहीं करते, हम यहाँ पर ट्रेंड को राइट करते थे। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कैंडल जो है वो फॉल सिग्नल जो दे रही है बॉलिंगर बैंड का यूज़ करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे थे, फिर आउटसाइड द बॉलिंगर बैंड हमें एक हैमर मिला है जिसकी विक जो है पूरी बाहर थी। यहाँ पर भी हम डाउन साइड का ट्रेड जो है वो अप टू 20 मूविंग एवरेज ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर भी हम अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो पहले तो हमें प्रॉफिट दिखा था, लेकिन यहाँ पर जो बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर दोबारा प्राइस जो है वो नीचे आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है। अगर हम लास्ट पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल पर जो है वो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर, उसके बाद जो है जो कि आउटसाइड द बॉलिंगर बैंड था, उसके बाद जो है प्राइसेस फिर से नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। फिर उसके बाद जो है मार्केट वो क्लोज हो गया था। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट दिन जो है वो गैप डाउन खुलेगा अगर कोई न्यूज़ नहीं आई है। और सिमिलरली अगर हम टीवीएस मोटर्स में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया था, फिर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जो है वो आउटसाइड द बॉलिंगर बैंड बना है। फिर इसका जैसे ही इसका हाई जो है वो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं अप टू दिस 20 मूविंग एवरेज, फिर हम उसके बाद ट्रेल करते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम इसी चार्ट पे आगे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक हैमर बना था, जैसे ही इसका जो हाई है वो ब्रेक हुआ है हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जो कि आउटसाइड द बॉलिंगर बैंड था, ये भी हमारा सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम आगे जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रिजेक्शन कैंडल जो है वो दो हैमर बने हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पहले तो प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस नीचे आया है जहाँ पर हमने ख़रीदा था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ है। फिर आगे फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। ये वाला ट्रेड भी हमारा जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। अलबत्ता यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक की सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। जो रिजेक्शन कैंडल होना चाहिए वो या तो हैमर होना चाहिए, या तो एनगल्फिंग बार, या तो शूटिंग स्टार होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आपको RSI की डाइवर्जेंस साथ में मिल रही है तो वो तो और भी ज़्यादा बेटर सिग्नल होगा। अब हम देखेंगे कि बॉलिंगर बैंड को हम अदर इंडिकेटर्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं और हम इसे किस किस इंडिकेटर के साथ यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है जिसे हम बॉलिंगर बैंड के साथ यूज़ करते हैं वो है RSI। RSI को हम बॉलिंगर बैंड के साथ कैसे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं डाइवर्जेंस कंफर्म करने के लिए कि डाइवर्जेंस रियल डाइवर्जेंस है या नहीं, क्या ट्रेंड ऑफ रिवर्स हो सकता है कि नहीं। हमें बस बॉलिंगर बैंड की वोलेटिलिटी चेक करनी है और इसके जो हमने पिछली स्ट्रैटेजीज देखी उन पे आपको नज़र रखनी है। जो हमने RSI की वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी सीखी थी पिछली वीडियो में, अगर मार्केट में मोमेंटम है और बॉलिंगर बैंड हमें वोलेटिलिटी भी दिखा रहा है तो आपको उस डायरेक्शन का जो है वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने RSI का वीडियो नहीं देखा है और आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी का नहीं पता है तो मैंने RSI की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखी होगी, वो वीडियो ज़रूर देखना। और हम इसे मूविंग एवरेज के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 200 मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी जब हमने देखी थी वहाँ पर भी हमें वोलेटिलिटी चेक करनी है और हमें देखना है कि क्या जो 200 मूविंग एवरेज है वो क्या कोइंसाइड कर रही है लोअर बैंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड के साथ। और सिमिलरली हम इसे यूज़ करते हैं MACD के साथ, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इंडिकेटर के साथ, जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है कि बॉलिंगर बैंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन कम्बिनेशन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपको। जैसे कि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो में कहा था कि पहले आपको मेजर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी होती है, फिर माइनर पे, फिर इंटरमीडिएट पे। वहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हम ड्रा कैसे करते हैं। तो पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसके बाद चार्ट पे जो है वो बॉलिंगर बैंड प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नज़दीक जो प्राइस एक्शन है वो कैसा है। अगर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास आ रहा है, यानी कि प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास आ रहा है और जो बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड है वो भी इसी जगह है, तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि सपोर्ट जो है प्राइस जो है वो सपोर्ट लेने वाले हैं। सिमिलरली अगर जो प्राइसेस है वो रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं और जो बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड है वो भी इसी के नज़दीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि प्राइसेस जो है वो रिवर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाली स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है साइडवेज मार्केट में, जब आपको दिखेगा
कि वॉलेटिलिटी तो मार्केट में है, लेकिन प्राइस जो है वो साइडवेज मार्केट में मूव कर रहा है, यानी कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, जो कि आपको मैंने पहली स्ट्रैटेजी में समझाई थी बॉलिंगर बैंड की। और जो यहाँ पर दूसरा है टू कन्फर्म ब्रेकआउट। अगर एक प्राइस मूवमेंट जो है वो एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है और प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस के पास है, और यहाँ पर बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड भी है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइसेस जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच कर रहे हैं, यानी कि अपर बैंड को भी ब्रीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि जो वो बाइंग आ रही है वो एक वॉलेटिलिटी के साथ आ रही है, और जो इस रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है। सिमिलरली अगर एक एसेट का प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है और एक सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, अगर इसने सपोर्ट को ब्रीच किया और यहीं पर आपको लोअर बैंड भी मिलेगा, अगर इसने इन दोनों को ब्रीच किया या इस सपोर्ट को ब्रीच किया, तो ये वाला मूव भी जो है वो रियल होता है। ये हमें दिखाता है कि प्राइस ने सपोर्ट को ब्रीच किया है विद वॉलेटिलिटी, ये वाला ब्रेकडाउन जो है वो रियल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर भी सिखाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। बॉलिंगर बैंड की पहली थी जो कि आपको साइडवेज मार्केट में यूज़ करनी है, और दूसरी जो है वो आपको टर्निंग मार्केट में यूज़ करनी है। अगर हम अभी से चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और यहाँ पर इस पर मैंने सारी की सपोर्ट लेवल्स पहले से ही ड्रा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर कि प्राइसेस जो है वो लोअर बैंड पर आ चुके हैं और एक की सपोर्ट एरिया पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे अप टू दिस 20 मूविंग एवरेज। सिमिलरली इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो लोअर बैंड को टच कर रहे हैं और एक की सपोर्ट एरिया पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो साइडवेज मोमेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन जो नीचे बॉलिंगर बैंड है वो उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, ना ही बॉलिंगर बैंड जो है वो हमें वॉलेटिलिटी शो कर रहा था, यानी कि वो ना ही तो वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा था, एक्सपैंड वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर भी हम बाई करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा है लोअर बॉलिंगर बैंड से, यहाँ पर हम ब्रेक डाउन का ट्रेड नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक की रेजिस्टेंस एरिया पर जो है वो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग है वो बैंड के अंदर हुई है। यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जो कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई की रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।